नमस्कार दोस्तों, जीर्ण भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज जो अपन वीडियो लेकर आए हैं वो है संविधान को आगे बढ़ाते हुए आज अपन देखेंगे कि अपने भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको अपन देखेंगे। तो यहाँ से अपने क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जो टॉपिक वाइज टॉपिक हमने पीछे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पीछे आप देख सकते हो, हमने संविधान के 5 वीडियो डाल दी है, उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन चलते हैं। तो देखिए बच्चों, अब जो है वो करेंगे अपन संविधान की, हमारे भारतीय संविधान की विशेषताओं में। सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना की, प्रियम्बल की। तो एक क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में किसकी प्रधानता है? तो उत्तर क्या रहेगा? पहली लाइन ही हमारे संविधान की क्या है? हम भारत के लोग, भारत को एक। उसी प्रकार से भारतीय संविधान के अंदर जनता की प्रधानता है। किसकी? जनता की। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो आपसे किसी ने कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा खड़ा होकर? वेरी गुड, आपने प्रयास किया, बट सुनिए आप। देखिए भैया, अब्राहम लिंकन जी, बात करें अपने अमेरिका के जो राष्ट्रपति हुए, उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा क्या कहा था? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा लिया गया, अगर बात करें मतलब स्थापित किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। तो अपन अब चलते हैं लोकतंत्र मतलब गणराज्य या फिर प्रस्तावना, प्रियम्बल। तो भारतीय संविधान को स्टार्टिंग के अंदर है जो हमारे व्यक्ति थे, भारतीय थे, तो भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है स्टार्टिंग के अंदर तो लोगों ने याद करे हमारे देश के द्वारा इसका संविधान का अंग नहीं माना गया था। तो देखिए बच्चों, जो प्रस्तावना है वो कहां से ली गई है? उद्देश्य प्रस्तावों से। संविधान सभा की जब तीसरी बैठक हुई थी, उसी के अंदर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, उसी से देश की संविधान जो प्रस्तावना को लिया गया है। और अगर बात करें प्रस्तावना को स्टार्टिंग में तो संविधान का अंग माना ही नहीं था। बाद के अंदर 1973 के अंदर केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के साथ जो केस हुआ था, उसके बाद में ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का मुख्य अंग है। अगर हमारे संविधान या फिर संविधान संशोधन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपस में मतभेद होता है, तो किसको देखा जाएगा? प्रस्तावना को देखकर निर्णय लिया जाएगा। और प्रस्तावना के अंदर मुख्य जो ढांचा है उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता कुछ भी। अगर प्रस्तावना को मजबूत करने के लिए सिर्फ संसद के द्वारा उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, हमारे पार्लियामेंट इसके अंदर बदलाव कर सकती है। तो पहला तो ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान है जिसे आप संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी कहते हो बच्चों, की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की जो आत्मा किसे कहा जाता है? प्रियम्बल या प्रस्तावना को कहा जाता है। इसके अंदर सिर्फ एक बार ही बदलाव हुए हैं। आप कहोगे सर प्रस्तावना के अंदर सिर्फ एक बार ही संविधान संशोधन हुआ है, और उसके तहत, और ये संविधान संशोधन कब हुआ? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे बच्चों। और वो 3 शब्द क्या क्या थे? मोहित बताइए आप, कौन कौन से शब्द थे वो? समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। वेरी गुड, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। देखो हमारा जो भारत का संविधान है ना बच्चों, बहुत ही जबरदस्त है। इसके अंदर एक एक शब्द का बहुत ही जबरदस्त अर्थ निकलता है। देखो अगर हमारे जो समाज शास्त्री या संविधान बना रहे थे उनके अंदर अगर शब्द क्या आ जाता, अब देखो इसमें पंथ निरपेक्ष, एक होता है धर्म निरपेक्ष, एक होता है पंथ निरपेक्ष। दोनों में अंतर क्या है? इंग्लिश में तो क्या कहते हैं उसको? सेकुलरिज्म, एक ही शब्द है बच्चों, लेकिन हिंदी में अर्थ अलग होता है। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि वह देश जिसका कोई धर्म नहीं होता। मतलब क्या? भारत एक धार्मिक देश है, न कि नास्तिक देश। ठीक है बच्चों, भारत यहां पर अगर हम क्या कह देते, धर्म में निरपेक्ष कह देते, तो मतलब भारत में कोई धर्म को मान्यता ही नहीं है। लेकिन हमने क्या कहा? धर्म निरपेक्ष नहीं कह के हमने पंथ निरपेक्ष कहा। मतलब यहाँ पर सभी धर्मों को समान मान्यता है। क्या है? सभी धर्मों को समान मान्यता। ऐसा है हमारा भारत देश, ऐसा है हमारा संविधान। तो अब लिख लो फटाफट प्रस्तावना से। प्रस्तावना पर इसे क्या कहा जाता है बच्चों? इसे संविधान की आत्मा
या संविधान की पूंजी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। और जो संशोधन कब हुआ बच्चों? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या 3 शब्द जोड़े गए। ये 3 शब्द क्या थे? समाजवाद, पथ निरपेक्ष और तीसरा अखंड भारत, मतलब एक भारत, इसके कोई टुकड़े नहीं कर सकता। ये चीज अभी अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, इंग्लिश में बता दें। इसके अंदर समाजवाद, सोशलिज्म, हाँ, इसको बोलते हैं सेकुलरिज्म, एंड इसको क्या बोलते हैं? अखंडता को इंग्लिश में क्या कहोगे आप? यूनिटी। ठीक है, ये चीज है। देख लो, जिसके कोई टुकड़े नहीं हो, ये चीज है। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। एक मैं क्वेश्चन और बता देता हूँ साथ साथ में, जो हमारे संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं बच्चों, आप कहोगे सर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिसे आप संविधान संशोधन कहते हो, ये जो प्रक्रिया है हमने किस देश के संविधान से ली गई है बच्चों? आप कहोगे सर हमारे संविधान के अंदर जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है वो हमने साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के देश के संविधान से ली है। तो क्वेश्चन पूछा जाए, ये लिखने के बाद में लिख लेना, तो मैं ऊपर लिख देता हूं। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है? आपको सर आर्टिकल 368 के तहत की जाती है। का भारतीय संविधान में जो संशोधन है, ठीक है ना, भारतीय संविधान में जो संशोधन है वो किसके तहत? आपको सर आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। और संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और संविधान में संशोधन कौन करती है? सर हमारी पार्लियामेंट करती है। और कौन? संसद के द्वारा। एक देखो बच्चों, ये जो संविधान में संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976, इस संविधान संशोधन में संविधान में बहुत सारे चेंज किए गए थे। अगर पूछा जाए आपसे, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में तो नहीं, बड़े लेवल के जैसे आरएस है, बंटवार वगैरह होता है, सिविल इसके अंदर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या था कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसे जाना जाता है? ध्यान रखना, छोटा संविधान या मिनी संविधान के नाम से किसे जाना जाता है? तो भैया नोट डाल कर लिख लेना। तो उसका उत्तर क्या रहेगा? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान कहा जाता है या छोटा संविधान कहा जाता है। ठीक है बच्चों, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसी के तहत हमारे संविधान में बहुत ज्यादा बदलाव हुए थे। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी। तो उसी को देखते हुए 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है बच्चों? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और कब हुआ था? 1976। ये चीज ध्यान रख लेना। 42वें से मतलब संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। समझ में आ गया आपको? आगे चले। हमारा तो मेन पर्पज है क्या, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, शॉर्ट एंड स्वीट में सभी निपटा देंगे अपन। तो सारा समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़े अपन। एक क्वेश्चन है बच्चों सिंपल सा, क्या भारत के अंदर जो हम बात करते हैं
कि हमारे देश का नाम क्या है, भारत ओब्लिक इंडिया। ये बात किस में बता रखी है बच्चों, आपको कहोगे सर हमारे संविधान में बता रखी है, तो संविधान के कौन से आर्टिकल में बता रखी है भारत के बारे में, तो आप कहोगे आर्टिकल 1। आर्टिकल बोले तो अनुच्छेद, आप अनुच्छेद ध्यान रखना, आर्टिकल बोले तो अनुच्छेद। क्या सर अनुच्छेद 1 में क्या बता रखा है, भारत ओब्लिक इंडिया, ठीक है, क्या है, राज्यों का संघ, डोमिनियन स्टेट ऑफ इंडिया। तो भारत क्या है बच्चों, राज्यों का संघ है। इसी कारण है भारत की जो राजभाषा है हिंदी, न कि राष्ट्रभाषा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो भारत ओब्लिक इंडिया, आप कहोगे सर हमारे संविधान के अंदर भारत के 2 नाम है, भारत और इंडिया, ठीक है। और क्या है, भारत राज्यों का संघ। हमारे भारत के अंदर 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये अनुच्छेद 1 में। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए राज्यों का निर्माण करना या फिर राज्यों का जो हम नाम चेंज करते हैं, ये कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है। ये जो प्रक्रिया है वो तो आर्टिकल 2 में बता रखी है। जैसे अपन बात करते हैं ना, एक राज्य को 2 राज्यों में विभाजित कर दिया गया, जिस हिसाब से बात करते हैं। हाँ, आपसे क्वेश्चन है, आप ये बताइए, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप बताइए ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले राजस्थान 2 नंबर पे था, 1 नंबर पर कब आया, आप बताओ, कुछ आइडिया? 2000 गलत, आप बताइए। 1 नवंबर वेरी गुड, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, एमपी राज्य का क्या हुआ था बच्चों, विघटित हुआ था। आपको क्या सर एमपी से किसको अलग किया गया था, छत्तीसगढ़ को। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। उसके बाद में राजस्थान टॉप पर आ गया, उससे पहले राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 2nd नंबर पर थे। अब आज प्रेजेंट टाइम के अंदर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान 2 नंबर पर है, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो अब देखो ये जो प्रक्रिया है, हम क्या करते हैं, एक राज्य को तोड़कर 2 भागों में बांट देते हैं, नए राज्यों का निर्माण करते हैं। ये सारे के सारे जो अपन कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं बच्चों, आर्टिकल 3 के तहत। लिखो अपन नेक्स्ट आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण करना, सीमा विभाजन करना, नए राज्यों का निर्माण, उनको तोड़कर डिवाइड कर देते हैं ना, कुछ क्षेत्र को 2 राज्यों में बांट देते हैं। नए राज्यों का निर्माण करना, सीमा विभाजन, नाम में परिवर्तन आदि कौन से आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 3 के तहत किए जाते हैं, ठीक है, ये चीज है। अब देखो हमारी एक भर्ती में क्वेश्चन आया था कि भैया छत्तीसगढ़ राज्य कब बना, तो अब नवीनतम राज्य एक पूछा गया था, भारत का नवीनतम राज्य कौन है, तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य कब बना था, किससे अलग होकर बना था, वो अपने 3-4 बातें लिख लेते हैं, फटाफट जान लेते हैं, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं नवीनतम राज्यों की, नवीनतम राज्य, तो सबसे नवीनतम लेटेस्ट कौन सा स्टेट बना है, तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य बच्चों कब बना, 2 जून 2014, 2 जून 2014 को हमारा नवीनतम राज्य तेलंगाना बना। और तेलंगाना किससे अलग होकर, आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से अलग होकर, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नवीनतम राज्य। इससे पहले बात करते हैं कौन कौन से, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। देखो ये 3 जो राज्य हैं, ये 2000 सन की बात करें, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, ठीक है। तो 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड है 15 नवंबर 2000। झारखंड किससे अलग होकर, बिहार से अलग होकर। बच्चों उत्तराखंड यूपी से अलग होकर। और तीसरा है छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होकर।
इस हिसाब से हमारे राज्य बने थे ये। सर ये जो शहरों के नाम चेंज कर रहे हैं वो भी इसी में बिल्कुल इसी के अंदर होता है। तो अब देखो ये चीजें हैं, सारी की सारी बातें समझ में आ गया आप लोगों को। अब एक क्वेश्चन है आपसे, गुजरात 1960, गुजरात और महाराष्ट्र 1960 के अंदर क्वेश्चन आपसे है, आप ये बताइए गोवा भारत का राज्य कब बना? 1961। और बताओ 1965 गलत। ध्यान रख लेना, सुन लो, आपने प्रयास किया, अच्छा लगा, आप सुनो सारे। 87 वेरी गुड, ये आया सही। तो 1961 में हमने गोवा को किससे आजाद करवाया? पुर्तगालियों से। और हमने क्या किया गोवा को? एक केंद्र शासित प्रदेश। 1961 के अंदर हमने गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवाकर उसको यूनियन टेरिटरी बनाया था बच्चों। बाद के अंदर 1987 में भारत का 25वां राज्य बना था गोवा, ठीक है, ये था 1987 के अंदर। तो ये चार आपको लेटेस्ट राज्य आपको पता सर, है। ये पूरे राज्य पढ़ने पड़ेंगे अब? नहीं कब कौन सा क्या नहीं, सारे नहीं है, जो लेटेस्ट वाले किसी बात कुछ नहीं जाना, इतना ही मैटर पढ़ना है। तो ऐसा समझ में याद हो गया? यस सर। आगे बढ़े अपन। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से। आप बताइए, आपसे आप क्वेश्चन है। हाँ छत्तीसगढ़ 2000 हाँ 2025 आप ये आप भारत के नागरिक हो, तो आपको कैसे पता चला कि सर मैं भारत का नागरिक हूँ? सर मेरे पास आधार है, भारत देखा ना, आधार कार्ड है। तो आप ये बताइए कि आप भारत के नागरिक हैं, आप कहोगे सर मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मेरे पास आधार कार्ड है, मैं भारत का नागरिक हूँ, तो अपने भारत में नागरिकता कौन प्रदान करता है? क्वेश्चन ये। अरे चुप हो जाओ, राष्ट्रपति महोदय जी चुप हो जाइए आप। हाँ, क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे फिर? गलत करके आओगे। होम मिनिस्ट्री। आप हो गए सर हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, हमें नागरिकता कौन प्रदान करता है? होम मिनिस्ट्री के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है। और आर्टिकल 5 से लेकर 11, आर्टिकल 5 में बता रखा है, ठीक है। तो भैया नागरिकता संबंधी प्रावधान है, आपको सर भाग नंबर 2 5 से लेकर 11 इसके अंदर सारी चीजें बता रखी है। तो अब एक सिंपल सा ध्यान रखना है अपने को, तो सिंपल सा क्वेश्चन अपने आर्मी में जाता, ज्यादा डेप्थ में जाना ही नहीं है, बिल्कुल हर चीज का पता होना चाहिए, लेकिन बेसिक ऊपर से। ये है आर्मी। आर्मी जितना सिलेबस बच्चों आईपीएस जितना है, आर्टिकल आते हैं हमारे आर्टिकल नहीं आएंगे। आर्टिकल सिर्फ नॉर्मल वैसे सिर्फ याद रखना, और आर्टिकल से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। अगर क्वेश्चन इन फ्यूचर आए तो भी मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन याद करने। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है, और अपने जो संविधान है वो फ्री पॉकेट के अंदर 2 नंबर देखे जाती है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर समझते जाना, ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चों कौन सा बैठ गया, नागरिकता। नागरिकता की बात करें कि हम सर भारत के नागरिक के सिटीजनशिप हमें कौन प्रदान करता है? होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्टर। हाँ, गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये बताइए कि भारत में कैसी सिटीजनशिप है बच्चों? सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप बोले तो एक हरी नागरिकता, एक हरी नागरिकता। भारत के अंदर क्या है बच्चों? सिंगल सिटीजनशिप, एक हरी नागरिकता है। और हमने किस कंट्री से एक हरी नागरिकता ली है? ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिए बच्चों, ब्रिटेन के संविधान से हमने एक हरी नागरिकता को अपनाया है। एक क्वेश्चन है, इकहरी नागरिकता क्या होती है? सिंगल सिटीजनशिप। मान लीजिए आप दूसरे देश की नागरिकता अपनाते हो तो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? आपको भारत से नागरिकता छीन ली जाती है। ये चीज है, ये चीज अभी इसको बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आप भारत से बाहर कितने साल रहो तो आपकी नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी? 7 साल। ये क्वेश्चन था ना अभी एग्जाम में पूछा गया सर, 7 साल। अगर आप भारत से बाहर 7 साल रहते हो तो आपकी भैया भारत से नागरिकता छीन ली जाएगी, ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत ही चर्चा में रहा था बच्चों, वो मुद्दा कौन सा है? कि सर अभी ग्रीन कार्ड 10 साल से मिलता है सर, बाहर रहते हैं तो। सर ग्रीन कार्ड 10 साल से मिलता है सर, बाहर रहते हैं तो। 10 साल से मिलता है सर, बाहर रहते हैं तो। 10 साल से मिलता है सर, बाहर रहते हैं तो। 10 साल से मिलता है सर, बाहर रहते हैं तो। 10 साल से मिलता है सर, बाहर रहते हैं तो। 10 साल से मिलता है सर, बाहर रहते हैं तो। 10 साल से मिलता है सर, बाहर रहते हैं तो। 10 साल से मिलता है सर, बाहर रहते हैं तो। 10 साल से मिलता है सर, बाहर रहते हैं तो। 10 साल से मिलता है सर, बाहर रहते हैं तो। 10 साल से मिलता है सर, बाहर रहते हैं तो। 10 साल से मिलता है सर, बाहर रहते हैं तो। 10 साल से मिलता है सर, बाहर रहते हैं तो। 10 साल से मिलता है सर, बाहर रहते हैं तो। 10 साल से मिलता है सर, बाहर रहते हैं तो। 10 साल से मिलता है सर, बाहर रहते हैं तो। 10
नहीं मतलब नागरिकता छीन ली जाएगी, वो दूसरे देश की कंट्री प्रदान करती है हमें, वो अलग होता है सिस्टम अलग देश का। तो किस लिए अपन पढ़ेंगे, सॉरी नेक्स्ट अभी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। देखो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है 2019, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन, बट अपन सिंपल तरीके से, ज्यादा अपने डेप्थ में नहीं आता है। उसके अंदर क्या बता रखा था, देखो अपन बात करते हैं कि नागरिकता संबंधी प्रावधान स्टार्टिंग के अंदर भारतीय नागरिकता जो अधिनियम कब बनाया गया था बच्चों, 1955 के अंदर। स्टार्टिंग जब देश आजाद होने के बाद के अंदर संविधान में संशोधन करके इसके अंदर चीजें जोड़ी गई, तो स्टार्टिंग के अंदर जो नियम बनाया गया था वो 1955 के तहत है, का भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। उसके अंदर बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, बार बार बदलाव करते करते सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसमें क्या कहा गया था, CAA। इसके अंदर बच्चों जो हमारे विदेशी हैं, जो अपने पड़ोसी, बात करें अपने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, तीन क्या है, इस्लामिक कंट्री है। हम उनके देशों के नागरिकों को, कौन से, वहां की जो मिनोरिटी है, अल्पसंख्यक है, उनको हम भारत की नागरिकता देंगे। कब देंगे, अगर वो भारत में रहते हुए कम से कम 5 साल हो गए हैं। तो देखो भैया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसमें क्या कहा गया था, सिंपल भाषा में लिखे तो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसमें क्या है, आपको कैसे, इसमें भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है, नहीं छीनने का नहीं है। इसमें भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। क्या सर, हम किसको देंगे, हम हमारे 3 जो पड़ोसी देश हैं बच्चों, कौन कौन से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, और वहां के किन लोगों को नागरिकता देंगे, मिनोरिटी, अल्पसंख्यकों। अल्पसंख्यक कौन आते हैं, इस्लामिक कंट्री है, मुसलमानों के अलावा सारे क्या मिनोरिटी है। भारत ने क्या कहा, भारत ने कहा देखो ये तीनों इस्लामिक कंट्री है, अगर कोई भारतीय वहां रह रहा है, जैसे मान लीजिए कोई सिख है, हिंदू है, ईसाई है, जैन है, पारसी है और बोधी है, ठीक है। इन 6 धर्म के लोगों को अगर वो मतलब इन देशों से यहाँ से भागकर हमारे देश में आ गया है और 5 साल से इंडिया में रह रहा है, हम उनको नागरिकता दे देंगे। लेकिन किनको नहीं देंगे, क्योंकि इन तीनों कंट्री के अंदर मिनोरिटी कास्ट का, इन अल्पसंख्यकों का बच्चों शोषण हुआ है। उसी को देखते हुए भारत सरकार ने ये कदम उठाया था, बहुत ही शानदार बिल है। इसके अंदर कुछ एक नेताओं ने सॉरी तो इस बिल के अंदर कुछ एक राजनेता है बच्चों, अपना सिक्का सेकने के लिए लोगों को भड़काया, और उसको आपको पता है शाहीन बाग दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट, बहुत बड़ा आंदोलन किया था उन्होंने। उस भीड़ के अंदर है लोगों को, मुसलमानों को इकट्ठा किया गया, और उस भीड़ के अंदर वो मीडिया वाले पहुंचे, हमारे मीडिया ने पूछा आप ये जो बिल है इसका आप विरोध कर रहे हो, तो आपको पता है इस बिल में क्या है, उनसे पूछा गया। तो उन्होंने मीडिया के सामने क्या कहा, सर ये बिल बहुत ही खराब है, हमें मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा, मतलब और इस बिल में क्या जानते हो। फिर बाद में बोला ही नहीं गया उनसे, अरे बताओ तो सही, क्या सर हमें नहीं पता, हमें तो 500 रुपए दिए गए थे वीडियो में आने के लिए। तो मतलब कि हमारे जो अनपढ़ मुस्लिम भाई है उनको ये कहा गया कि आपसे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। अरे पागलो, जो हमारे देश के अंदर मुसलमान भाई है वो तो हमारे भाई है, हम उनको थोड़ी निकाल रहे हैं, वो तो हमारे भारत का ऐसा अखंड भारत है, एक भारत है। हम बात कर रहे हैं कि इन मुसलमानों की आड़ के अंदर, धर्म की आड़ के अंदर जो कौन आ रहे हैं, आतंकवादी देश में आ रहे हैं, उनको देश से उखाड़कर बाहर फेंकेंगे। ये हमारा ये था बिल के अंदर। लेकिन कुछ एक लोगों ने मानसिकता इतनी खराब कर दी और धर्म की आड़ में फिर भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमें टूटना नहीं है, हमें एक होना है, हमें अखंड भारत का निर्माण करना है। ये हमारे लोगों के कि देखो अशिक्षा, बस आप अनपढ़ है इसलिए आपको कोई भी भड़का देता है, इसलिए क्या है, शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है भैया, शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर कोई हमें कोई भड़का नहीं पाएगा, गलत कुछ कह ही नहीं पाएगा। अरे इसके अंदर कोई मुसलमानों को नागरिकता थोड़ी है, जो पहले मुसलमान जो भारत में रह रहे वो तो भारत के नागरिक है। हम बात कर रहे हैं विदेशियों की,
इन 3 कंट्री के अंदर जब देश आजाद हुआ था, पाकिस्तान के अंदर लगभग 17 से 18% तक क्या थे, हिंदू थे। आज उनके ऊपर क्या हुआ, जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया और इतना शोषण होता है बच्चों, लगभग आज उनकी बचे 2 से 3% बचे हिंदू, बस सारे भाग कर भारत में आ गए। अब मोदी जी ने क्या कहा, अगर भैया हमारा भारत से कोई विदेश में चला गया कोई बात नहीं है, जब उसके ऊपर शोषण हुआ तो अब इंडिया में वापस आ गया तो भारत उसको अपनाएगा, नहीं तो कौन अपनाएगा, उसकी जननी है भारत है, तो हम उसको अपनाएंगे, हम गले लगाएंगे, हम उनको नागरिकता देंगे। तो बहुत शानदार चीज था ये बिल। और देखो भैया ये तो कोरोना महामारी आ गई, नहीं तो जबरदस्त और बहुत सारी चीजें मिलनी थी, ठीक है। जो हमारे देशद्रोही है, देश में जो रह रहे हैं उनको पता चलता क्या होता है जब आप देश के खिलाफ लोगों को भड़काते हो, ठीक है, सब कुछ। लेकिन ये कोरोना महामारी का दौर था, इस कारण ये 2 साल हो गया। अब थोड़े टाइम के बाद फिर पता चलेगा, फिर यहाँ पर और भी लाने वाला है जबरदस्त एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नई पॉलिसी आने वाली है जनसंख्या नीति के ऊपर, फिर पता चलेगा जो ये भड़काने वाले हैं सब सीधे हो जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अब देखो भैया भारत में जो नागरिकता है ना वो केंद्र सरकार के अधीन है, और ये जो बिल लेकर आया है ना ये कौन सी संघ सूची का विषय है, इसको कोई भी स्टेट चुनौती नहीं दे सकता। ध्यान रख लेना कि केरला ने इसके खिलाफ बिल पास कर दिया, हम इसको लागू नहीं करेंगे, इसमें क्या है, अपवाद है, काहे का अपवाद है। इसके अंदर 3 कंट्री है, इस्लामिक कंट्री, इनके ऊपर अल्पसंख्यकों पर क्या होता है, शोषण होता है। वो भागकर देश में आ गए तो हम क्या देंगे, भारत उसको अपनाएगा, हम उसको नागरिकता देंगे, ठीक है। इसमें नागरिकता छीनने का नहीं है, नागरिकता देने का प्रावधान है। पहले 10 साल भारत में रहे तब नागरिकता, अब उनको हम 5 साल में नागरिकता प्रदान करेंगे। कितना शानदार काम, ठीक है। ये चीज थी, लेकिन उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया और भैया जो अनपढ़ है उनको मूर्ख बनाया गया और वो भीड़ की हिस्सा थी, ठीक है। ये चीज अब समझ में आ गया आपको सारी चीज। अब आगे बढ़ते हैं भैया, तो ये सारी आपको समझ में आया। अब हमने स्टार्टिंग के अंदर देखा था, प्रस्तावना के अंदर देखा, इससे इंपॉर्टेंट कुछ डाटा देखे, तो आप ये वीडियो देखकर बताएं बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।